हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर सुनील स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, खास करके सिविल सर्विसेज के लिए, फिर वो यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स हो, उन एग्ज़ाम्स के लिए ज्योग्राफी का प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितना ही अदर सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। ये इसलिए कि जैसे अदर सब्जेक्ट्स आपका कट ऑफ या फिर मेरिट डिसाइड करने में आपकी मदद करता है, उसी तरीके से ज्योग्राफी भी आपका कट ऑफ या फिर मेरिट डिसाइड करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसीलिए मैं डॉक्टर सुनील आपके सामने ज्योग्राफी के वीडियो लेक्चर्स लेके आपके सामने आ रहा हूँ, जहाँ हम ज्योग्राफी सिंपल चीज़ों से शुरुआत करके कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक लेके जाएंगे, वहाँ ख़त्म करेंगे, जिससे कि ज्योग्राफी की पढ़ाई करते वक्त जो भी डिफ़िकल्टीज आपको आती है, उन डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करने में ये वीडियोस आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफीज के इन वीडियो लेक्चर्स को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी प्रॉपर इस सब्जेक्ट्स को शुरुआत करने से पहले ज्योग्राफी के यानी अर्थ के कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये इसलिए ताकि आगे चल के जो भी कंसेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ओशनोग्राफी के कुछ कंसेप्ट्स हैं या फिर क्लाइमेटोलॉजी के कुछ कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स की मदद ये बेसिक चीज़ें या फिर बेसिक जो भी फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन है अर्थ के बारे में, ये आपको वहाँ मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ये जो वर्ड है, ज्योग्राफी वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से, जहाँ पे दो वर्ड्स को मिला के ये ज्योग्राफी वर्ड बना हुआ है, जियो एंड ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी ये आया है ग्राफोस इस वर्ड से। ग्राफोस का मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन सभी मायनों को नज़र में रखते हुए ये हमने अर्थ का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, तो इसे कहते हैं ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी सीखने से पहले इस अर्थ के बारे में, अर्थ के बेसिक चीज़ों के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम अर्थ का ग्लोब या फिर अर्थ का मैप देखते हैं, तो हमें कुछ वर्टिकल लाइंस और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें उस ग्लोब पे या फिर मैप पे दिखाई देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस होते क्या है? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस है, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि या ये वर्टिकल लाइंस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस सही में होते हैं क्या? ये वास्तविक है क्या? तो इसका आंसर है नहीं, ये वास्तविक नहीं है। ये पूरी तरीके से काल्पनिक रेखाएं हैं या फिर इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की हुई है। ये ड्रॉ करने की ज़रूरत क्या है? तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज कंसिडर कीजिए, हमें किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए हमें किसी जगह जाना है। तो हमारे पास होता क्या है? तो हमारे पास उस रिश्तेदार का एक पता होता है। उस पते में उस रिश्तेदार का नाम, वो रिश्तेदार जहाँ रहता है उसका कोई घर नंबर या फिर प्लॉट नंबर होता है, साथ में वो जो जिस जगह पे रहता है उस मोहल्ले का नाम होता है, उस मोहल्ले के साथ साथ उस शहर का या फिर उस ज़िले का नाम होता है, या फिर उस स्टेट का और उस देश का उस पते पे नाम होता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है, ये देश है या फिर कोई स्टेट है या फिर कोई ज़िला है या फिर कोई शहर है, ये शहर के जो नाम वगैरह हम पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, ये सही में होते हैं क्या? तो नहीं। ये भी हमने हमारे सुविधा के लिए, यानी हमें पता ढूंढने में या फिर किसी जगह पे जाने के लिए आसानी हो, इसलिए हमने ये सारी रचना की हुई है। तो उसी तरीके से अर्थ के बारे में अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, अर्थ के फैक्ट्स के बारे में अगर हमें कुछ मालूम करनी है, तो फिर इसके लिए हमने ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने अर्थ के ग्लोब के ऊपर या फिर अर्थ के मैप के ऊपर हमने ड्रॉ की हुई है। तो फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले लैटिट्यूड से। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने ये अर्थ का एक मैंने मैप निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण लाइन जो है वो है इक्वेटर की। ये इक्वेटर, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन है इक्वेटर। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इस 0 डिग्री इक्वेटर की मदद से हो क्या रहा है? 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रहा है, 2 समान हिस्सों में बांट रहा है। तो फर्स्ट
जो भी हम देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ है। इक्वेटर ने क्या किया, तो इक्वेटर ने अर्थ को दो हिस्सों में बांटा। तो पहला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो निचला वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। इसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो फ्रेंड्स, इक्वेटर के बाद में अगर हम देखेंगे तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम जैसे जाएंगे वहाँ हमें एक 23.5 डिग्रीज नॉर्थ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हैं, तो उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये होता है 23.5 डिग्रीज साउथ, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस टॉपिक ऑफ कैंसर के बाद में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें दिखता है कि 66.5 नॉर्थ। दिस इज नोन एज आर्कटिक सर्कल। इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन आर्कटिक ओशन की जगह से पास होती है, तो उस वजह से हमने इसे आर्कटिक सर्कल ये नाम दिया हुआ है। तो जैसे आर्कटिक सर्कल आप 66.5 नॉर्थ डिग्रीज में हम देख रहे हैं, तो उसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 66.5 डिग्रीज साउथ में और हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है। दिस इज नोन एज अंटार्कटिक सर्कल। इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल तो नाम ही बता देता है कि ये हमने इसे नाम क्यों दिया है। अंटार्कटिक सर्कल मीन्स जो अंटार्कटिक जो खंड होता है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, उस अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की जगह से ये पास हुआ रहता है, इसलिए हम इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के बाद में जब भी हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये है नॉर्दर्न पोल। नॉर्थ पोल कहते हैं हम इसे। दिस इज 90 डिग्रीज नॉर्थ। और उसके बाद में अगर हम साउथ में देखें, तो साउथ में हम देख सकते हैं 90 डिग्रीज साउथ। दिस इज नोन एज साउथ पोल। फ्रेंड्स, अर्थ के बारे में एक बात और जानना जरूरी है कि अर्थ का अगर हम शेप देखेंगे, तो अर्थ का शेप ये पूरी तरीके से गोल नहीं है। हम जब भी कोई मैप ड्रॉ करते हैं अर्थ का, तब हम उसे गोल दिखा देते हैं या फिर स्फेरिकल शेप का हम दिखा देते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली सर्कुलर या फिर स्फेरिकल शेप होता नहीं है। ये थोड़ा सा क्या हुआ है कि अर्थ के जब भी इवॉल्व हुई, तो इवोल्यूशन के टाइम के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, उसकी वजह से अर्थ का जो उत्तरी ध्रुव है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस जगह पे ये थोड़ा सा स्क्वैश हुआ है। स्क्वैश होने की वजह से हुआ क्या है कि इक्वेटर के ऊपर इसका जो सर्कमफरेंस है, ये सर्कमफरेंस थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसलिए पूरी तरीके से ये स्फेरिकल या फिर सर्कुलर नहीं है। तो अर्थ का फिर शेप कैसा है, तो अर्थ का शेप होता है इलिप्सॉइड नेचर का। अर्थ का शेप है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड शेप की होती है अर्थ। तो फ्रेंड्स, ये लैटिट्यूड के बारे में। अभी हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ साथ हम कुछ वर्टिकल लाइंस हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं अर्थ के इस मैप के ऊपर। ये एग्जैक्टली ऐसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए आपके सामने ये ड्रॉ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि पूरी तरीके से अगर हम देखें, तो अर्थ के ऊपर जैसे 360 लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, तो उसमें से दो लॉन्जिट्यूड्स जो है, दो वर्टिकल लाइंस जो है, तो दो वर्टिकल लाइंस महत्वपूर्ण होते हैं। पहली लाइन होती है 0 डिग्री, और एग्जैक्टली 0 डिग्री के अपोजिट साइड में, यानी उसके उल्टी तरफ 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण लाइंस रोल प्ले करती है काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड करने में। तो फिर वो चीज़ें कौन सी है, तो पहले 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के बारे में पता करते हैं। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, कंसिडर कीजिए कि सपोज ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। इस तरीके से मैं ये जो रेड लाइन से मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज ये कंसिडर करिए कि ये 0 डिग्री है। तो यही 0 डिग्री होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कंसिडर करने के लिए मैंने ये निकाला हुआ है। सपोज कंसिडर करते हैं कि ये 0 डिग्री है, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड होगा। इस बोर्ड की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड हमने इसे नाम दिया है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। इसे हम कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन लाइन या फिर जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन भी कहते हैं इसे। ये ग्रीनविच नामक एक शहर है जो लंदन के पास है।
इस ग्रीनविच शहर से ये जो लाइन है ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड ये पास होती है, इसलिए हमने इसे ग्रीनविच मेरिडियन लाइन का नाम दिया है। ग्रीनविच में मेरिडियन लाइन या फिर जीएमटी लाइन या फिर 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड ये करती क्या है, तो फिर ये जैसे इक्वेटर ने किया क्या है, तो इक्वेटर की वजह से अर्थ दो हिस्सों में बढ़ गई है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उसी सेम तरीके से 0 डिग्री क्या करती है, तो 0 डिग्री अर्थ को दो और हिस्सों में बांट देती है। दिस इज नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यह हुई वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और यह हुई ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये एक महत्वपूर्ण बात इस 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के बारे में। इसके साथ ही 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड क्या करती है, तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को ध्यान में रखते हुए हम टाइम डिसाइड करते हैं, यानी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को सामने रखते हुए हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के टाइम हम सेट करते हैं, अलग अलग सेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इस 0 डिग्री के बारे में। 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड क्या करता है, तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि पैसिफिक ओशन के पैसिफिक ओशन जहाँ है उससे गुजरती है। तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड की मदद से हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम डेट्स यानी तारीख डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ लॉन्जिट्यूड्स हैं। लॉन्जिट्यूड्स ये हमेशा वर्टिकल लाइंस होता है। दिस आर द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन अर्थ्स मैप और अर्थ्स ग्लोब। So this is all about the latitudes and longitudes. So next हम बढ़ते हैं the division of the earth. Division of the earth, जब भी हम देखते हैं कि अर्थ के मैप के ऊपर जो भी लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ डिविजन्स हमने अर्थ के किए हैं। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने एक मैप है। इस मैप के ऊपर मैंने कुछ नाम लिखे हैं। तो पहला जो नाम है वो आता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मीन्स व्हाट? दिस इज द रीजन बिटवीन द टू ट्रॉपिकल लाइंस। एंड व्हाट आर दोज टू ट्रॉपिकल लाइंस? These are the two tropical lines, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So this is the area between the two tropical lines. This is known as tropical region. So this is the area between 23.5 north and 23.5 south. See friends, tropical region इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे पूरे साल भर के लिए जो सूर्य की तरफ से यानी सन की तरफ से जो भी किरणें आती हैं वो मोर और लेस ये वर्टिकल होती है इस तरीके से। और उसकी वजह से होता क्या है, ये जो एरिया है इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा हीट मिलती है। हीट की जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ये महत्व है इस ट्रॉपिकल रीजन का। इस ट्रॉपिकल रीजन के बाद में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी हम देखते हैं तो ये है टेम्परेट रीजन। इस टेम्परेट रीजन को अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द एरिया बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 66.5 नॉर्थ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल इसके बीच में ये हुआ है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट का मीनिंग होता है मॉडरेट वन। टेम्परेट का रीजन होता है मॉडरेट वन। मॉडरेट यानी अगर हम देखेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं, जो सन की जो रेज आते हैं, ये सन की रेज यहाँ तक आते आते थोड़ी सी स्लैंटेड हो जाती है, थोड़ी सी तिरपी होने की कोशिश करते हैं ये। तो उसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे सन की जो इंटेंसिटी है, सन की हीट की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी मॉडरेट हो जाती है। और उसी वजह से हमने इस रीजन को टेम्परेट रीजन ये नाम दिया हुआ है। तो जैसे हम टेम्परेट रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, तो उसी तरीके से और एक टेम्परेट रीजन होता है द एरिया बिटवीन 23.5 साउथ एंड 66.5 साउथ के दरम्यान, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, इनके बीच में ये टेम्परेट रीजन होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स एक तीसरा रीजन आता है जिसे हम कहते हैं द पोलर रीजन। पोलर रीजन ये दोनों हेमिस्फीयर में हमें दिखाई देता है। मीन्स द एरिया बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल अप टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एरिया बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल अप टू 90 डिग्री साउथ यानी साउथ पोल। तो ये इस दरम्यान में जो भी एरिया है इसे हम पोलर रीजन कहते हैं। तो नाम आपको बता देता है कि पोलर रीजन किस लिए कहा है हमने, बिकॉज इट इज द एरिया विच इज वेरी नियरर टू द पोल्स, तो इसलिए हमने पोलर रीजन ये नाम हमने दिया है।
इसके साथ ही फ्रेंड्स कुछ और कुछ डिविजन्स हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कुछ डिविजन्स, और 2 डिविजन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। पोलर रीजन और टेम्परेट रीजन का जो ये आधा हिस्सा है, सपोज दिस इज, जो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, द हाफ पार्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन, दिस वन, in both the hemispheres like this. So this is known as the subpolar region. This is known as the subpolar region. इसे हम कहते हैं subpolar region. So it is known as subpolar region. यानी टेम्परेट रीजन का आधा हिस्सा और पोलर रीजन का आधा हिस्सा, इनको मिला के और एक रीजन बनता है, इसे हम कहते हैं सब पोलर रीजन। और ये सब पोलर रीजन दोनों तरफ होता है, दोनों हेमिस्फीयर्स में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। उसी तरीके से हम और एक रीजन देख सकते हैं कि ये जो मैं अब हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज द हाफ पार्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन एंड द हाफ पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, लाइक दिस वन, the half part of the temperate region and the half part of the tropical region in both the hemispheres. This is known as the subtropical region. This is known as subtropical region. Subtropical region हम इस वजह से कहते हैं इसे because it comprises of the half part of the temperate region and half part of the tropical region. So these are the 5 major divisions of the earth based on the latitudes. So friends, let's move to the next division of the earth. So that is the last aspect of our today's lecture. So see friends, so this is the another picture or another map I have drawn here. So see, suppose this is based on the temperature received on the earth. सी फ्रेंड्स, हम जब भी देखते हैं कि सूरज की तरफ से या फिर सन की तरफ से जो भी हीट या फिर जो भी रेज आने की कोशिश करते हैं, तो पृथ्वी के यानी अर्थ के ऊपर सभी जगह पे वो समान रूप से नहीं पहुंचती है। तो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज अनइक्वल रीचिंग ऑफ द सन रेज एज वेल एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और उस वजह से टेम्परेचर जो होता है, तो टेम्परेचर पृथ्वी के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर सभी जगहों पे टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है। So there is always an unequal temperature on the surfaces of the earth. So this is known as the torrid zone. Again, the area between the 2 tropical lines, that is Tropic of Cancer, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, this is known as torrid zone. The literal meaning of the torrid zone is very hot. The literal meaning of the torrid zone is very hot. So it is very heated area. और ये heated area किस वजह से है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि टोरिड रीजन या फिर ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर पूरे साल भर के लिए जो सन रेज आते हैं, वो सन रेज मैक्सिमम आते हैं, उनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उसी तरीके से उसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और उस वजह से यहाँ पे जो भी हीट है, वो हीट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये जो छोटा एरिया काफ़ी हीटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे टोरिड जोन कहते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टोरिड जोन, दिस इज वेरी हॉट, वेरी हीटेड। नेक्स्ट टू दैट देयर इज अ टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन इट इज सेम लाइक दैट ऑफ द टेम्परेट रीजन। तो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सनराइज जो भी आता है, तो सनराइज ये काफ़ी मॉडरेट होते हैं, और मॉडरेट रहने की वजह से टेम्परेचर जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत कम होता है साल भर के लिए। तो इसलिए हम इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। So temperate zone, it is present in both the hemispheres. That is the Tropic of Cancer, that is the area between the Tropic of Cancer and Arctic Circle, and the area between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. So उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो फ्रिजिड जोन आप देख रहे हैं। तो फ्रिजिड, the meaning of the frigid is very simple. The frigid means what? It is very low, very cold, very low temperature या फिर very cold, इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है? See, actually this is the area, this is the polar region, this is the polar area. यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो सूरज की जो रोशनी है, द सन रे जो भी आने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो वहाँ पे ठीक से पहुँचते नहीं है, ये काफ़ी स्लैंटेड होते हैं। उनका जो अमाउंट होता है हीट की, वो हीट का अमाउंट भी काफ़ी कम होता है। अमाउंट कम होने के साथ साथ उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये रेज जो आ रहे हैं वो काफ़ी स्लैंटेड है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस
कवर करना होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी सूरज की रोशनी पहुँचती है इन रीजन्स के ऊपर, एक तो वो काफ़ी कम पहुँचती है, और ऐसे मीन्स आर्कटिक सर्कल के ऊपर का जो रीजन है और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे का जो रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी साल भर के मीन्स 6 महीने तक पहुँचती भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से होता क्या है, इसे हमने नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रीजिड जोन। सो दिस इज द डिवीजन, दिस इज द अनदर डिवीजन ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर रिसीव्ड। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें, हमने कुछ बेसिक टर्म्स या फिर कुछ बेसिक फैक्ट्स अर्थ के बारे में हमने मालूम की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे लैटिट्यूड्स हमने देखा, महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स देखे, उसके बाद में लॉन्जिट्यूड्स, उसमें हमने देखा कि 2 महत्वपूर्ण लॉन्जिट्यूड्स हमने देखे, 0 डिग्री और 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। उसके बाद में हम फिजिकल डिवीजन की तरफ बढ़े, द फिजिकल डिवीजन बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड्स। उसमें हमने देखा द ट्रॉपिकल रीजन, द टेम्परेट रीजन, उसके बाद में हमने पोलर रीजन देखा, सब ट्रॉपिकल रीजन देखा, सब पोलर रीजन देखा। एंड लास्टली वी हैव done with the division of the earth based on the temperatures, like the torrid zone, temperate zone and the frigid zone. So friends, we will stop here. In next lecture we will start with the actual geography. In that we will start with the first the section of the geography, that is climatology, और उसमें हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे हम एटमॉस्फेयर से। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच।